हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। टुडे वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस ऑन पंचायती राज। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पंचायती राज के विषय में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। साथ में हम लोगों ने समझा था कि पंचायती राज का हिस्ट्री क्या है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ और इसका कुछ कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने देखा था। तो इस लेक्चर में हम लोग फर्दर उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट आर्टिकल 243G इज़ करेक्ट। यानी कि आर्टिकल 243G के बारे में यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ये बताना है। देखिए, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस को साथ साथ में सॉल्व करते जाओ और कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर को बता सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, पंचायत शुड बी इनेबल्ड बाय लॉ टू फंक्शन एज एजेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि पंचायत को इस तरह से इनेबल किया गया है लॉ के द्वारा कि वो स्टेट गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में कार्य कर सके। सेकेंड हमारा स्टेटमेंट है, पंचायत शुड बी इनेबल्ड बाय लॉ टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। यानी कि पंचायत को लॉ के द्वारा इस तरह से इनेबल किया गया है कि वो एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करे सेल्फ गवर्नमेंट का। सी हमारा, पंचायत विल एक्ट एज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखिए, पंचायत क्या है, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगा, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए गए हैं। डी हमारा, ग्राम पंचायत विल बी आंसरेबल टू द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। यानी कि जो ग्राम पंचायत है वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत को आंसर करेंगे। तो एग्जैक्टली हम लोगों को ये बताना है कि आर्टिकल 243G के बारे में क्या करेक्ट है, क्योंकि यहाँ हम सबको पता है कि ये सारा स्टेटमेंट तो ऑलमोस्ट करेक्ट ही है कि पंचायत का काम होता है इम्प्लीमेंट करना कुछ स्कीम्स को, या फिर वो आंसरेबल होते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत को जो, और इसके अलावा जो पंचायत है वो फंक्शन भी करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के एजेंट की तरह। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243G, यहाँ पे साफ साफ ये बताया गया है कि पंचायत शुड बी इनेबल्ड बाय लॉ टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। यानी कि वो एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करेंगे सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। देखिए, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, द चेयरपर्सन ऑफ अ पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इज इलेक्टेड इन सच मैनर एज द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में प्रोवाइड। यानी कि जो चेयरपर्सन होगा पंचायत का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनको इस तरह से इलेक्ट किया जाएगा जैसा कि स्टेट प्रोवाइड करेगी। सेकेंड हमारा स्टेटमेंट है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में प्रोवाइड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज विच कंप्राइज होली और पार्सली पंचायत एरिया एट अ लेवल अदर देन द विलेज लेवल इन सच पंचायत। यानी कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है, वहाँ पर भी जो मेंबर्स जाते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर जाते हैं, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करेंगे जहाँ पे होली या पार्सली कोई पंचायत एरिया आता हो विलेज लेवल पे, यानी विलेज लेवल के अलावा। तो विलेज लेवल के अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐसा रिप्रेजेंटेशन मेंबर्स कर सकते हैं अपने पंचायत का। थर्ड है हमारा, द लोकसभा में प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स मेंबर रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद कंप्राइज होली और पार्सली अ पंचायत एरिया एट अ लेवल अदर देन विलेज लेवल इन सच पंचायत। यानी कि विलेज लेवल पे तो पंचायत को रिप्रेजेंट करा ही जाता है, साथ साथ में यहाँ पे एक लोकसभा पे प्रोवाइड कर सकती है अगर वो चाहे तो, कि वहाँ के जो मेंबर है वो लोकसभा में रिप्रेजेंट करें। तो देखिए, यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट पहले देखते हैं। जो चेयरपर्सन होते हैं पंचायत के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनको इलेक्ट किस तरह से किया जाता है। देखिए, हम सबको पता है कि उनका इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट वे से, और इनडायरेक्ट वे से कैसे होता है, उन्हीं सब लोगों में से जो पहले से इलेक्ट होके आ चुके हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही डिटरमाइन है कि जो इलेक्टेड पर्सन है उसमें से सेलेक्ट होंगे। एंड जो पंचायत होगा, यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को आप करेक्ट करना चाहें तो स्टेट प्रोवाइड कहाँ पे करती है मैनर को, यहाँ विलेज लेवल पे। तो विलेज लेवल पे जो इलेक्शन होता है पंचायत के चेयरपर्सन का, उसको स्टेट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट वो करेक्ट है, क्योंकि लेजिस्लेचर में अगर स्टेट चाहे, ये वॉलेंट्री एक्शन होता है यहाँ पे पंचायत का, कि वो लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन को प्रोवाइड कर सके, तो सेकंड करेक्ट है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे लोकसभा ना होकर के यहाँ पे हमारा पार्लियामेंट होगा। अगर पार्लियामेंट चाहे रिप्रेजेंटेशन देना किसी मेंबर को
विलेज लेवल के अलावा, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो निम्न में से कौन से राज्य में लागू नहीं होता है। फर्स्ट हमारा है मेघालय, सेकंड है गोवा, थर्ड है सिक्किम एंड डी है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोगों को पता है कि कुछ कुछ स्टेट होते हैं जो शेड्यूल एरिया होते हैं या शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ होते हैं स्टेट में, वहाँ पे ये लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट होगा मेघालय हमारा, यहाँ पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अप्लाई नहीं होता है, जबकि सिक्किम, गोवा एंड हिमाचल प्रदेश में ये अप्लाई होता है। देखिए यहाँ पे जो गोवा है वहाँ पे 2 टियर पंचायत की बात की गई, एक विलेज लेवल पर और एक जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे 3 टियर है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति से एंड जिला परिषद है। और जो सिक्किम है यहाँ पे ग्राम पंचायत से एंड जिला परिषद है। तो यहाँ पे जो भी स्टेट होते हैं, मतलब जहाँ पे शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ की बात की जाती है, तो वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है। तो मेघालय के अलावा नागालैंड हो गया या फिर मिज़ोरम हो गया, ये भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा कुछ हिली एरियाज़ हैं मणिपुर के कुछ हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। और कहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे एक दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल की, वहाँ पे भी कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अप्लाई नहीं होता। और मेघालय में यहाँ पे क्या है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाउ प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रेगुलर फ्लोज ऑफ फंड्स टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा प्रोवाइड किया गया, ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है जिसके द्वारा पंचायत को रेगुलर फंड प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका रीज़न ये दिया गया है कि द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन हैव बीन ग्रेटली हैंडीकैप्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर असाइंड ड्यूटीज बाय पॉसिटी ऑफ द फंड। देखिए यहाँ पे जो द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है उसके पास रेगुलर फंड के फ्लो के लिए जो मैकेनिज़्म होगा वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है। एंड जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है वो हैंडीकैप्ड हो जाएंगे अगर उनको ये मतलब फंड्स प्रोवाइड नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो रीज़न है, यहाँ पे असर्सन को तो फुलफिल करा है क्योंकि यहाँ पे फ़ंड प्रोवाइड करने की बात की जा रही है और यहाँ पे लैक ऑफ फंड की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है क्योंकि यहाँ आर्टिकल 280 के तहत जो फाइनेंस कमीशन होती है सेंटर की, वो डिसाइड करती है कि सेंटर और स्टेट में कितना ग्रांट को डिवाइड करना है। इसके साथ साथ गवर्नर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं राज्य के लिए एक फाइनेंस कमीशन, जो ये डिसाइड करती है कि राज्य और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, जो लोअर इंस्टीट्यूशंस है, उनमें किस तरह से फाइनेंस को डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हमारा असर्सन तो करेक्ट है और असर्सन करेक्ट है और ये जो रीज़न है वो इसको फुलफिल कर रहा है क्योंकि लैक ऑफ फंड के कारण जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो कोई काम नहीं कर पाएंगे। या हैंडीकैप का मतलब यही है कि वो कोई काम नहीं कर पाएंगे वो। तो यहाँ पे हमारा रीज़न भी करेक्ट है और हमारा स्टेटमेंट और रीज़न एक दूसरे को फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो पंचायत होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट का टैक्स का या जो भी टैक्स आता है या फिर ग्रांट आता है, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन करवाती है। 5 साल में गठन किया जाता है स्टेट के फाइनेंस कमीशन का। तो इसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कितना ग्रांट्स हो गया, एड्स हो गया या फिर टैक्सेस हो गया, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कंसिडर फॉलोइंग स्टेट विद रिस्पेक्ट टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट था it emphasized the ग्राम सभा and the foundation of the पंचायती राज सिस्टम। देखिए जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उन्होंने ग्राम सभा का गठन किया है जो कि फाउंडेशन का काम करेगी पंचायती राज सिस्टम के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा इट प्रोवाइड्स द पंचायत बॉडीज विल हैव अ ड्यूरेशन ऑफ 5 years। इन्होंने पंचायती बॉडीज़ को प्रोवाइड किया कि उनका जो ड्यूरेशन होगा, जो टर्म होगा वो 5 साल का होगा। थर्ड है हमारा इट स्टिपुलेट्स द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत शैल बी इलेक्टेड बाय एंड फ्रॉम अमंग्स द इलेक्टेड मेंबर्स देयर ऑफ। यानी कि जो चेयरपर्सन होंगे पंचायत के वो इलेक्ट होंगे उन मेंबर्स से जो वहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर है उन्हीं में से पंचायत का जो है वो चेयरपर्सन इलेक्ट होगा। 4 है हमारा
it has reserved 33% of seats to other backward class in पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ओबीसीज के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 33% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो अदर बैकवर्ड क्लास है, हम सबको पता है कि यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लास की बात नहीं की जाती है। यहाँ पे पहले तो रिजर्वेशन की बात की जाती है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए एंड वेमेंस के लिए। और अगर लगे राज्य को कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है ओबीसीज का, तो वहाँ पे भी कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कहा गया है कि यहाँ पे रिजर्वेशन होना ही चाहिए ओबीसीज के लिए। तो 4 तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए एंड सी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट हमारा बचता है ऑप्शन 1, 2 एंड 3 एंड 1 एंड 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, इट स्टिपुलेट्स द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत शैल बी इलेक्टेड बाय एंड फ्रॉम अमंग्स द इलेक्टेड मेंबर देयर ऑफ। अब यहाँ पे चेयरपर्सन की बात हो रही है पंचायत के लिए, ना कि डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट का जो चेयरपर्सन होता है वो इलेक्ट होता है अमंग्स द मेंबर, लेकिन जो पंचायत का चेयरपर्सन होगा उसको इलेक्ट किया जाएगा ऐसा मैनर में जैसा कि स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो लास्टली हमारा ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। 1 एंड 2 हमारा करेक्ट है। यहाँ पे 5 साल का ड्यूरेशन होता है इनका, साथ साथ में जो ग्राम सभा होती है वो फाउंडेशन का काम करती है पंचायती राज सिस्टम के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स इन एवरी पंचायत मेड। तो देखिए शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन की बात कहाँ पे की गई है। यहाँ पे सारा का सारा एग्जैक्ट आपको याद होना जरूरी नहीं है कि इसमें ये मेंशन किया, वो मेंशन किया गया है, ए में ये मेंशन किया, 243 में ये मेंशन किया, 243 ए में ये मेंशन किया गया है। तो ये सब जितना भी आर्टिकल है आप ऊपर से एक बार ओवरव्यू ले ले जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आर्टिकल 243 जी इंपॉर्टेंट है, एच इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको देखना ज़रूरी है। तो हम लोगों को ये तो पता है कि 243 से या 243 243 ए से 243 ओ तक बात की गई है पंचायती राज के बारे में। तो देखिए ए से ओ के बीच में यहाँ पर कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे, देखिए ओ के बाद आता है क्यू, वी, एस, ये सब लास्ट के नंबर्स हैं, तो इनमें तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आर्टिकल 243 डी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील करती है रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। और यहाँ पे जो रिजर्वेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, 33% रिजर्वेशन होता है वेमेंस के लिए, और स्टेट डिसाइड करती है अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का कितना रिजर्वेशन रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन कैन बी मेड बाय लॉ बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि निम्न में से कौन सा जो प्रावधान है वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जा सकता है। तो इन सारे स्टेटमेंट को देख के हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल इन पंचायत सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन, यानी कि अगर हाउस ऑफ पीपल के जो मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन देना है पंचायत में वो किसका सब्जेक्ट होगा, कुछ कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा हाउस ऑफ पीपल को। यानी कि अगर सेंटर से कोई मेंबर्स आना चाहते हैं पंचायत में उनको देखने के लिए या उनको एग्जामिन करने के लिए, तो यहाँ पे कुछ स्टेट लेजिस्लेचर का कंडीशन होगा, उनको फुलफिल करना होगा। सेकेंड है हमारा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एनी पंचायत इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजन्स, यानी यहाँ पे जो बैकवर्ड क्लास होगा उनको रिजर्वेशन देना होगा। तो पंचायत में स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड कर सकती है कि कितना % उनका रिजर्वेशन होना चाहिए, किस प्रकार से रिजर्वेशन होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि रिजर्वेशन का जो मामला है अदर बैकवर्ड क्लास के बारे में वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। थर्ड हमारा ऑथराइजिंग अ पंचायत टू लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस, कुछ पंचायत को अथॉरिटी देना कि वो कलेक्ट भी कर सकती है, टैक्स को लगा भी सकती है, और टैक्स को अप्रोप्रिएट टैक्स को लगाना और कलेक्ट करना, तो ये भी पंचायत को अथॉरिटी दी जा सकती है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे हमारा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है और फर्स्ट भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ अगर हाउस ऑफ पीपल को रिप्रेजेंटेशन देना हो, देखिए यहाँ पे साफ साफ कह रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल इन पंचायत, यानी कि अगर हाउस ऑफ पीपल के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो पंचायत में तो वो फुलफिल करेंगे कुछ कंडीशंस को, और वो कंडीशन कौन डिसाइड करेगी, स्टेट लेजिस्लेचर। तो हमारा तीनों का तीनों स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है और हमारा स्टेटमेंट यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा इसी तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द मिनिमम पॉपुलेशन बिलो विच पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल आर नॉट कंस्टिट्यूटेड एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पंचायत में यानी कि मिनिमम ऐसा कितना पॉपुलेशन है जिसके अंदर जो इंटरमीडिएट लेवल
का जो पंचायत होता है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। इंटरमीडिएट लेवल का मतलब होता है जहाँ 3 टियर पंचायत होती है, वहाँ पे फर्स्ट आपकी ग्राम सभा हो जाती है, फिर एक ब्लॉक लेवल पे होता है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ये जो सेंट्रल लेवल, इंटरमीडिएट लेवल को इसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता किस पॉपुलेशन के अंदर, यानी कि कम से कम कितना पॉपुलेशन होना चाहिए इसको रेगुलेट करने के लिए या इसको बनाने के लिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ 20 लाख है, सेकंड ऑप्शन है 25 लाख, थर्ड हमारा 30 लाख एंड डी है हमारा 35 लाख। तो यहाँ पे अगर इंटरमीडिएट लेवल का आपको पंचायत में 3 टियर गवर्नमेंट सेकंड टियर को आपको इन्वॉल्व करना है तो यहाँ कम से कम 20 लाख पॉपुलेशन होना चाहिए। तो हमारे यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। स्टेट फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय अ स्टेट गवर्नमेंट एवरी 5 ईयर्स टू डिटरमाइन, यानी कि प्रत्येक 5 साल में जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। फर्स्ट है हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट फॉर प्लेसिंग स्टेट्स रिक्वायरमेंट बिफोर द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं स्टेट के उनको प्लेस करना होता है यूनियन गवर्नमेंट के समक्ष, इसलिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है कि डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट फॉर फॉर्मुलेटिंग स्टेट 5 ईयर प्लान, यानी कि स्टेट का 5 ईयर प्लान को बनाने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। थर्ड हमारा बजटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का जो बजटरी रिक्वायरमेंट्स है उनको देखने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। डी है हमारा pattern of distribution of state taxes revenue between the state government and local bodies and the pattern of grants in aid to local bodies, यानी कि pattern of distribution of state taxes, यानी state tax revenue का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और लोकल बॉडीज़ के बीच में, जिसमें कि आपकी म्यूनसिपैलिटी और पंचायती राज दोनों आ जाएगी, और उनका जो पैटर्न होगा ग्रांट्स इन एड का उसको भी डिटरमाइन करने के लिए, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए, यानी कि स्टेट में जो भी टैक्स रेवेन्यू आ गया उसको स्टेट के बीच में बांटना है और उसके नीचे लोकल बॉडीज़ को बांटना है, इसको देखने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन गठन किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है और लास्ट के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि इनका गठन इसीलिए किया जाता है ताकि ये स्टेट के रेवेन्यू को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सके स्टेट और पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ के बीच में। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। Which of the following are correct with respect to 73rd constitutional amendment to the Constitution of India, यानी कि नीचे कौन सा स्टेटमेंट है 73rd अमेंडमेंट के बारे में जो करेक्ट है। फर्स्ट हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत, यानी कि 73वें संशोधन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया पंचायत को। सेकेंड हमारा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल ट्राइब्स से वुमेन्स होती हैं उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना। थर्ड है हमारा प्रोवाइडिंग परमानेंट स्ट्रक्चर फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, यानी कि एक परमानेंट स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करना डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसके बारे में बात करता है, पंचायती राज या म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में। तो यहाँ पे विलेज लेवल की बात करता है ना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो यहाँ पे विलेज लेवल होता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं करेक्ट होता। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन डी एंड सी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और हम सबको पता है कि यहाँ 33% रिजर्वेशन की बात की गई है वुमेन की, और इसमें वो भी वुमेन इंक्लूड हो जाएंगे जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से आती हैं। तो हमारे यहाँ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट लेजिस्लेचर डेलीगेट पावर्स एंड फंक्शन टू द पंचायत, नीचे कौन सा ऐसा आर्टिकल दिया हुआ है, इनमें से कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टेट लेजिस्लेचर को पावर देता है, पावर्स मतलब स्टेट लेजिस्लेचर डेलीगेट करते हैं पावर और फंक्शन ऑफ द पंचायत के लिए। तो पंचायत का जो पावर और फंक्शन है उसके बारे में कौन से आर्टिकल में बात की जा रही है, सिंपली आपको यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट है हमारा ऑप्शन आर्टिकल 243 एंड 243A, सेकेंड हमारा ऑप्शन है 243A एंड 243B, थर्ड हमारा ऑप्शन है 243G एंड 243H, एंड हमारा लास्ट ऑप्शन है 243D एंड 243F। तो देखिए यहाँ पे जिसमें बात की जाती है पंचायत के पावर एंड फंक्शन के बारे में, हमारा आ जाता है 243G एंड 243H। हम सबको पता है कि 243G एंड H, जी में बात की गई है पावर एंड फंक्शन ऑफ पंचायत की, और 243 में क्या बात की गई है 243 में डिफिनेशन दिया गया है पंचायत का, एंड 243 में ए में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है, एंड 243B में किसके बारे में बात की गई है,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में, यानी कि पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे होगा, पंचायत का गठन किस प्रकार से होगा। एंड 243D में किसके बारे में बात की गई है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में। एंड 243F में बात की गई है अगर मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो उसका क्या बेसिस होगा। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पावर एंड फंक्शन के बारे में बात की गई है 243G में। इसमें है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है पंचायत को। एंड जो हमारा 243H है इसमें बताया गया है कि टैक्सेस और फंड्स को किस प्रकार से इम्पोज किया जा सकता है पंचायत के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हमें लिस्ट को मैच करना है। यहाँ पे हमारा स्टेट दिया हुआ इंटरमीडिएट पंचायत को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो इंटरमीडिएट पंचायत होती है उसको क्या कहा जाता है। देखिए हम सबको पता है यहाँ पे 3 टियर पंचायत सिस्टम होती है, 3 टियर गवर्नमेंट होती है लोकल लेवल पे। तो फर्स्ट हमारा होता है पंचायत जिसमें आता है विलेज पंचायत, सेकंड हमारा ब्लॉक एंड थर्ड होता है हमारा जिला परिषद। तो जो ब्लॉक लेवल पे है ये हो गई हमारी इंटरमीडिएट पंचायत। और ये प्रत्येक राज्य में जो है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे इसको पंचायत समिति, ब्लॉक पंचायत या तालुका पंचायत या कहीं क्षेत्र पंचायत भी कहा जाता है। तो हमें यहाँ देखना है कि मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश और गुजरात में इनको किन नामों से जाना जाता है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग ओवरव्यू ले लेंगे, बुक में हमारा दिया हुआ है। तो मध्य प्रदेश में इनको किस नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में ये हो जाएंगे एज अ ब्लॉक पंचायत। तो ए का हमारा 2 हो जाएगा। तो ए का 2 किस में है, ऑप्शन सी एंड डी में। नेक्स्ट देखते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का कहाँ दिया हुआ है, वेस्ट बंगाल में इंटरमीडिएट लेवल को कहा जाता है पंचायत समिति। एंड उत्तर प्रदेश में इनको क्या कहा जाता है, क्षेत्र पंचायत। एंड लास्ट जो हमारा गुजरात है वहाँ पे कहा जाता है तालुका पंचायत। तो अगर आप इसको मैच कराएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमारा स्टेटमेंट, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इन 1977 अंडर हुज चेयर मेंबरशिप द पंचायत राज कमेटी वाज फॉर्म्ड, यानी कि किसके चेयर मेंबरशिप में एक पंचायत राज कमेटी का गठन किया गया था। फर्स्ट हमारा है अशोक मेहता कमेटी, सेकंड है हमारा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, थर्ड हमारा बलवंत राय मेहता कमेटी एंड डी है हमारा मधु दांडवटे। देखिए यहाँ पे अगर हम लोगों को पता होगा पंचायती राज कमेटी में हम लोगों ने कुछ कमिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। यहाँ पे नाम आया था अशोक मेहता का एंड बलवंत राय मेहता कमेटी का। तो इन दोनों का नाम नहीं आया था हमारा पंचायत राज से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है अशोक मेहता कमेटी और बलवंत राय। हम सबको पता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन जो किया गया था वो 1956-57 के अराउंड में किया गया था। एंड जो अशोक मेहता कमेटी हो जाएगा यहाँ पे 1977-78 में अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया था और उनका रिकमेंडेशन है। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। नीचे दिया हुआ स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है हमारा विलेज पंचायत आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि विलेज पंचायत किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सेकंड है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। थर्ड है हमारा मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर। फोर्थ है हमारा हायर वोकेशनल एजुकेशन। तो देखिए विलेज पंचायत की बात की जा रही है। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो यहाँ पे कहीं पे भी हायर वोकेशनल एजुकेशन की बात कैसे करेगा विलेज पंचायत। यहाँ तो सरकारी स्कूल होते हैं, प्राइमरी लेवल के स्कूल्स होते हैं। तो यहाँ पे हायर वोकेशनल एजुकेशन की बात नहीं की जाती। तो स्टेटमेंट 4 को देख करके आप ऑप्शन ए को एंड ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा 1, 3 एंड 1, 2, 3 दो ऑप्शन आपके पास बचे। तो सेकंड देखते हैं हमारा रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जैसे कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज हो जाएगी, ये भी किसके तहत आएंगी, विलेज पंचायत के अंदर इसको भी डेवलप किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड भी यहाँ करेक्ट है। इस तरह हमारा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द पंचायती राज सिस्टम। देखिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 तक ही डिस्कस करते हैं। फर्दर क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जहाँ सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट है हमारा तमिलनाडु, सेकंड हमारा वेस्ट बंगाल, थर्ड हमारा राजस्थान, फोर्थ हमारा उत्तर प्रदेश। देखिए हम सबको पता है कि यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम का गठन किया गया था। यहाँ पे जब गठन किया गया था 2 अक्टूबर 1957 को नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम का गठन किया गया था। और सेकंड कौन था हमारा, सेकंड था आंध्र प्रदेश। एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 1957 में कौन हो सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब पहली बार पंचायत का गठन किया गया था तो कौन थे प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 26 का। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। होप यू लाइक इट। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।